हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय मूर्ति कला की विभिन्न शैलियाँ। और उन शैलियों में भी मथुरा कला और गुप्तकालीन मंदिर आपके टॉपिक रहेगा। लेकिन शैलियों के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, जैसे द्रविड़ शैली, नागर शैली, वैश्य शैली, गांधार, मथुरा और अमरावती। इनमें गांधार कला और मथुरा कला आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसके अलावा इन शैलियों विभिन्न शैलियों के बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले है द्रविड़ शैली। द्रविड़ जो कि कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते थे। यानी इस शैली का विस्तार दक्षिण भारत में हुआ था और इसकी शुरुआत 8वीं शताब्दी में हुई और सुदूर दक्षिण भारत में इसकी दीर्घजीविता 18वीं शताब्दी तक बनी रही। यानी 18वीं शताब्दी तक यह शैली दक्षिण भारत में दीर्घ जीवित रही थी। और इस शैलियों की विशेषताओं में बात करें तो प्राकार यानी चार दीवारी, गोपुरम यानी प्रवेश द्वार, वर्गाकार या अष्टकोणीय गर्भगृह, रथ, पिरामिड नुमा शिखर, मंडप, विशाल संकेंद्रित प्रांगण तथा अष्टकोणीय मंदिर संरचना शामिल है। द्रविड़ शैली में मंदिर बहुमंजिला होते हैं। पल्लवों ने द्रविड़ शैली को जन्म दिया और चौल काल में इस शैली ने अपनी ऊंचाइयां प्राप्त की थी और विजयनगर काल के बाद यह शैली पतन की ओर चली गई। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जो कि चौल शासक राज प्रथम द्वारा बनवाया गया था, जिसे 1000 वर्षों से द्रविड़ शैली का जीता जागता उदाहरण माना जाता है। और इस तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। मैंने पीडीएफ में आपको इन मंदिरों के पिक्चर्स भेजे थे, जो आपने देख भी लिए होंगे। और इसके अलावा द्रविड़ शैली के जो अन्य उदाहरण माने जाते हैं वह है मीनाक्षी मंदिर मदुरई में, रंगनाथम मंदिर श्रीरंगम में, रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में और आदि। इसके बाद बात करें नागर शैली की, तो नागर शब्द नगर से बना है और सर्वप्रथम में निर्माण होने के कारण इनका निर्माण नगर में होने के कारण इसे नागर शैली कहा जाता है। यह संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की शैली है जो हिमालय से लेकर विंध्यन पर्वत तक के क्षेत्रों में प्रचलित थी। नागर शैली की पहचान या विशेषताओं में समतल छत से उठती हुई शिखर की प्रधानता पाई जाती है। इसे अनुपस्थिति का एवं उत्थापन समन्वय भी कहा जाता है, यानी सपाट छत के ऊपर शिखर बना होना। नागर शैली के मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं। इस शैली में बने मंदिरों को ओडिशा में कलिंग, गुजरात में लाट और हिमालयी क्षेत्रों में पर्वतीय कहा जाता है। और इस शैली के अन्य जो उदाहरण हैं वह उड़ीसा का भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कंदरिया का स्थित सूर्य मंदिर, खजुराहो का महादेव मंदिर और आबू का देलवाड़ा मंदिर, यह नागर शैली के उदाहरण माने जाते हैं। इसके बाद बात करें मथुरा शैली, और जो महत्वपूर्ण शैली है गांधार शैली। इनकी विशेषताओं के साथ साथ हम इनमें अंतर की भी बात करेंगे। जैसे गांधार कला की मूर्तियां स्लेटी पत्थर से बनी होती थी, जबकि मथुरा शैली में निर्मित मूर्तियां लाल बलुआ पत्थर की बनी होती थी। गांधार कला की मूर्तियों में भगवान बुद्ध को कमलासन में दिखाया गया है, जबकि मथुरा शैली की मूर्तियों में भगवान बुद्ध को सिंहासन पर बताया गया है। गांधार शैली की मूर्तियों के बाल घुंघराले दिखाए गए हैं, जबकि मथुरा शैली की मूर्तियों में सिर मुंडे हुए बताए गए हैं। गांधार शैली की मूर्तियों में यूनानी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि मथुरा शैली में स्वदेशी प्रभाव भरपूर है। गांधार शैली में निर्मित भगवान बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवताओं से मिलती जुलती हैं, और जबकि मथुरा शैली में भगवान बुद्ध की मूर्तियों में ऐसा नहीं पाया गया है। गांधार शैली में मूर्तियों में मूछें बनी होती थी, जबकि मथुरा शैली में निर्मित मूर्तियों में मूछें नहीं बनी हुई है। गांधार शैली में मूर्तियों में प्रभा मंडल का प्रयोग किया गया है, जबकि मथुरा शैली की मूर्तियों में वृत्त के आकार के चिन्ह मूर्तियों में दिखाए गए हैं। गांधार शैली में मूर्तियों में आध्यात्मिकता तथा भावुकता का अभाव दिखाया गया है, जबकि मथुरा शैली की मूर्तियों में आध्यात्मिकता तथा भावुकता को प्रदर्शित किया गया है।
गांधार शैली के अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियाँ प्रतिमा या बैठे हुए या खड़े हुए दोनों मुद्राओं में मिलती है, जबकि मथुरा शैली की मूर्तियाँ समस्त प्रसिद्ध मुद्राओं में प्रदर्शित की गई है। गांधार शैली का प्रमुख केंद्र कनिष्क प्रथम के समय तक्षशिला, कपिशा, पुष्कलावती, बामियान, बेहग्राम आदि था, जबकि मथुरा शैली का प्रमुख केंद्र मथुरा, तक्षशिला, श्रावस्ती, वाराणसी, कौसाम्बी और अहिछत्रपुर था। और इसके बाद बात करें हम गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य की, तो गुप्त काल में संपूर्ण उत्तर भारत में हमें अद्भुत कलात्मकता दिखाई देती है। कला की विविध विधाओं जैसे वास्तु, स्थापत्य, चित्रकला, मृदभांड कला आदि इस युग में विकसित हुई। धर्म एवं कला का समन्वय स्थापित हुआ तथा कला पर विदेशी प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो गया। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार गुप्त युग में सृजनात्मकता अपलावित हुई, जिसका सर्वोत्तम रूप वास्तुकला में देखा जा सकता है। गुप्तकालीन वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण मंदिर हैं। वस्तुतः मंदिर के अवशेष हमें इसी काल से मिलने लगते हैं। गुप्तकालीन मंदिरों की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। जैसे गुप्त काल में निर्मित मंदिरों का निर्माण सामान्यतः ऊंचे चबूतरे पर हुआ था, जिन पर चढ़ने के लिए चारों ओर से सीढ़ियां बनाई जाती थी। प्रारंभिक मंदिरों की छतें चपटी होती थी, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे मंदिरों की छतें शिखर भी बनाए जाने लगे। मंदिर के भीतर एक चौकोर अथवा वर्गाकार कक्ष बनाया जाता था, जिसमें मूर्ति रखी जाती थी। यह मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग था, जिसे गर्भगृह कहा जाता था। पहले गर्भगृह की दीवारें सादी होती थी, लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर मूर्तियां तथा अन्य अलंकरणों से भी दीवारों को सजाया जाने लगा। गर्भगृह 3 और दीवारों से घिरा होता था, जबकि एक और प्रवेश द्वार बना रहता था। गर्भगृह के चारों ओर ऊपर से आच्छादित प्रदक्षिणा पथ बना होता था। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर बने चौखट पर मकरावाहिनी गंगा और मुकुरवाहिनी यमुना की आकृतियां उत्कीर्ण थी, जो गुप्त काल की अपनी अलग ही विशेषता लिए हुए हैं। ऊपर के शिरापट तथा पार्श्व भाग में भी हंस, मिथुन, स्वस्तिक, श्रीवक्ष, मंगल कलश, शंख, पद्म आदि पवित्र मांगलिक चिन्हों एवं प्रतीकों का भी अंकन किया गया था द्वार पर। और इस प्रकार गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में। ऐसे 10 मंदिरों के बारे में हम बात करेंगे। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ 10 टॉपिक या 10 पॉइंट इम्पोर्टेंट बनते हैं जो गुप्तकालीन मंदिर माने जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तब तक आप अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए, इन्हें रीड डाउन करें, नोट डाउन करें और घर पर रहकर सेफ रहें। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।